नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। इस हिंदी साहित्य सिलसिले में हम बात कर रहे थे रिवीजन की, उन महत्वपूर्ण तथ्यों के रिवीजन की जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर आया करते हैं और उन्हीं से प्रश्न भी बनाए जा रहे हैं। अब जो एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं प्रश्न वह PYQ से ही उठाए जाते हैं और ज़्यादातर जो PYQ से ही उन जो प्रश्न होते हैं रिलेटेड होते हैं। तो अगर हमने PYQ के आंसर उसके जितने भी तथ्य है उसको अच्छे से हमने देख लिया तो हमारा जो गारंटी है हम 80% जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में सक्षम हो जाते हैं। तो देखिए, इस बार एग्ज़ाम के सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न में जो एग्ज़ाम लिया जाता था पहले ऑनलाइन मोड में, अब ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा, पेन पेपर मोड में। OMR शीट इसको आपको भरने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप गोलों को सही तरीके से भर पाए। क्योंकि वो जो OMR शीट होती है वो मशीन से चेक होती है। अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो वो आपका आंसर सही होते हुए भी वो मान्य नहीं माना जाएगा। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेना। और चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें जो OMR शीट से रिलेटेड है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो ला दूंगा ताकि आप उसको सही तरीके से फिल कर सकें। देखिए, आज की जो यूनिट है वह है वैचारिक पृष्ठभूमि, जिससे प्रश्न बनते हैं और इससे 4 या 5 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो देखिए, वैचारिक पृष्ठभूमि में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको बिना विलंब किए शुरू करते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक विमर्श, जैसा कि हमने दलित विमर्श पढ़ा था तो अल्पसंख्यक विमर्श भी उसी से जुड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक विमर्श अल्पसंख्यक वर्ग की ज्वलंत समस्याओं को उठाता है। बहुसंख्यकों की उपेक्षा, संख्या में कम लोगों के साथ साथ भाषाई व सांस्कृतिक क्षेत्र भी अल्पसंख्यक की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। वहीं देखिए, भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर जो भी लोग हैं वह अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। भारत में अल्पसंख्यक संबंधी 2 प्रावधान भारतीय संविधान में हैं। 2 प्रकार के अल्पसंख्यक माने गए हैं, पहला है भाषाई और दूसरा है धार्मिक। तो भाषाई आधार पर भी आप अल्पसंख्यक हो सकते हैं और धार्मिक आधार पर भी आप अल्पसंख्यक हो सकते हैं। भारत में विभाजन के बाद हुए दंगों को राही मासूम रजा ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संबंधों व अल्पसंख्यकों की स्थिति को अपनी कृति में चित्रित किया। जो राही मासूम रजा है, उन्होंने जो दंगे हुए थे भारत पाकिस्तान के वक्त, उन दंगों को अपने साहित्य में बहुत ही ज़्यादा स्थान दिया है और मुस्लिम संबंध और अल्पसंख्यकों को अपनी कृति में चित्रित किया है। भारत में जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई आदि अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जिनमें जैन, बौद्ध और सिख हिंदू धर्म से ही निकलकर अलग हुए हैं। जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, ये हिंदू धर्म से ही निकलकर अलग हुए हैं। अल्पसंख्यक वर्गों में मुस्लिमों की अस्मिता पर सबसे अधिक प्रश्न उठते हैं। भारत में तो सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की ही अस्मिता पे प्रश्न उठते हैं कि इनका अस्तित्व रहेगा भारत में या नहीं रहेगा। वहीं देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग को हर राजनीतिक दल आज वोट बैंक के रूप में देखता है। अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए विद्वानों का मत है कि इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। वहीं देखिए, भारत में अल्पसंख्यक कौन है? भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को संवैधानिक समानता प्राप्त है। संविधान की प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में भी भारत की पंथ निरपेक्ष छवि को देखा जा सकता है, लेकिन यह स्थिति सामाजिक स्तर पर आत्मसात नहीं हो पाती है। ये संविधान में तो कही गई बात है, लेकिन समाज में हम इसकी उपेक्षा ही देखते हैं। हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन के कुछ पहलू देखने को मिलते हैं, जैसे कि असुरक्षा की भावना। जो कम लोग होते हैं उनमें असुरक्षा की भावना होती है। पहचान का संकट, संस्कृति के विलय का भय, राष्ट्रीयता पर संदेह, आतंकवाद और अल्पसंख्यक आर्थिक व शैक्षिक बदहाली। उनको हमेशा डर लगा रहता है कि हमारी कहीं संस्कृति ही ना नष्ट हो जाए, हमें कहीं दबा ना दिया जाए बहुसंख्यकों के द्वारा। उनको डर रहता है कि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार ना हो। ये सारे डर जो होते हैं अल्पसंख्यक को सदैव बने रहते हैं। इन सभी विषयों पर हिंदी साहित्य में विस्तार से चर्चा की गई है और इन सभी विषयों पे हिंदी साहित्य में बहुत ही ज़्यादा विस्तार से चर्चा की गई है। साहित्य द्वारा
अल्पसंख्यक अस्मिता व संघर्ष चित्रित किया गया है। आधुनिक समय में साहित्य के क्षेत्र में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक विमर्श को व्यापकता से रखा जा सकता है। यह सभी वर्ग स्वयं को स्थापित करने के लिए संघर्षरत हैं। इन सभी वर्गों को जानने, समझने और परिभाषित करने का क्रम ही अस्मितामूलक विमर्श है। तो देखिए, ये जितनी भी मतलब जातियां हैं, धर्म हैं, इन सबों को मतलब बताना ही क्या है, अस्मितामूलक विमर्श है। विमर्श का मतलब होता है विचार, तो आप समझ लीजिए। सतीत्व ही स्त्रीत्व है। देखिए, यह धारणा जो है गलत है कि मतलब कोई स्त्री जो है सती है, या जो सती है वही उसका स्त्रीत्व है, मतलब वही वह नारी होने का प्रमाण है। तो ये जो धारणा है गलत है। यह स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। देखिए, स्त्री विमर्श की भी कुछ मूल स्थापनाएं हैं जो कि पूछा जाता है। तो देखिए, स्त्री विमर्श हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण विमर्श है। अस्मितामूलक विमर्शों में सबसे बड़ा विमर्श यह लिंग भेद पर आधारित विमर्श है। स्त्री विमर्श का दूसरा नाम नारीवाद अथवा मात्र सत्तात्मक है। स्त्री स्वतंत्रता, घरेलू हिंसा, समान वेतन संबंधी अधिकार, यौन उत्पीड़न, भेदभाव, प्रजनन संबंधी अधिकार आदि स्त्री विमर्श के लिए मुख्य चिंताएं हैं। जो स्त्री विमर्श है उसमें सभी चीज़ों को स्त्री से संबंधित जो जहाँ उनका मतलब शोषण हो सकता है वहाँ की बात की गई है। स्त्री विमर्श का प्रारंभ 20वीं सदी में हुआ। फ्रांसीसी लेखक सिमोन दी beauvoir की पुस्तक द सेकंड सेक्स 1949 ईस्वी से विमर्श की शुरुआत मानी गई है। जो सिमोन दी beauvoir है, beauvoir भी कहते हैं इनको, तो 1949 से ही स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी गई है। कुछ विद्वान मैरी एलमन की पुस्तक थिंकिंग अबाउट वीमेन 1968 ईस्वी से भी इसकी शुरुआत मानते हैं। और देखिए, स्त्री विमर्श उस साहित्य आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठित रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गई है। मतलब जिनमें स्त्रियों को बीच में रखकर, केंद्र में रखकर उनकी अस्मिता मतलब उनके अस्तित्व की बात की जाती है, वही स्त्री विमर्श है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श अन्य अस्मितामूलक विमर्शों के भांति ही मुख्य विमर्श रहा है जो कि लिंग विमर्श पर आधारित है। तो स्त्री विमर्श क्या है, और विमर्शों की तरह ही बहुत ही ज़्यादा अस्मिता का मतलब होता है पहचान, ठीक है, पहचान होना, पहचान। तो जो स्त्री विमर्श है एक अपनी अलग ही पहचान बनाती है अपने मुख्य विषयों के कारण। तो स्त्री विमर्श जो है लिंग पर आधारित है। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा जाता है। शुरुआत में हिंदी में इसके लिए नारीवाद या मात्र सत्तात्मक शब्द प्रचलन में रहा है। शुरुआत में नारीवाद आंदोलन कहा गया है, मात्र सत्तात्मक आंदोलन कहा गया है स्त्री विमर्श को। और देखिए, हरिराम मीणा जो हैं, श्री हरिराम मीणा सेवानिवृत्त IGP पुलिस एवं साहित्यकार हैं। प्रमुख कृतियाँ इनकी हमें देखने को मिलती है आदिवासी दुनिया 2013 ईस्वी की, डांग 2019 ईस्वी। इनकी दो रचनाएं हैं, आदिवासी दुनिया 2013 ईस्वी की और डांग 2019 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं, और इससे पूछा जाता है। और देखिए, हरिहर वैष्णव, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह है बस्तर की आदिवासी लोक हस्तशिल्प परंपरा, गंगा सहाय मीणा की कृतियां देखते हैं। प्रमुख कृतियां इनकी है आदिवासी साहित्य विमर्श। मतलब ये जितने भी रचनाकार हैं ये सारे के सारे मतलब एक तरह से दलित विमर्श से जुड़े हुए हैं। सुश्री शरद सिंह, प्रमुख कृतियां इनकी देखें तो आदिवासियों का संसार, आदिवासी परंपरा, आदिवासी लोक नृत्य और गीत, आदिवासियों के देवी देवता। तो देख रहे हैं ये आदिवासी विमर्श से जुड़े हुए जितने भी रचनाकार हमें देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, भारत में आदिवासी साहित्य 5 भाषा परिवारों के भाषाओं में वाचिक और लिखित रूप में उपलब्ध है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत में आदिवासी साहित्य है कितने भाषा में हमें मिलते हैं, तो 5 भाषा में मिलते हैं, 5 भाषा परिवारों में हमें देखने को मिलते हैं। पहला है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार जो कि भारत में है, और अंडमानी भाषा परिवार और भारोप्य भाषा परिवार।
तो ये 5 भाषा परिवारों में हमें दलित साहित्य देखने को मिलते हैं। और देखिए, आदिवासी साहित्य का भाषाई मानचित्र अगर हम देखें तो आदिवासी साहित्य वाचिक तौर पर अपनी मूल आदिवासी भाषाओं में बहुत समृद्ध और विपुल है। भारत में लिखित आदिवासी साहित्य की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभिक दौर में होती है, जब औपनिवेशिक दिनों में आदिवासी समुदाय आधुनिक शिक्षा के संपर्क में आते हैं। मतलब शुरुआत अगर हम इसको देखें तो जब औपनिवेशिक भारत था, मतलब भारत उपनिवेश था अंग्रेजों का, तब से ही देखने को मिलता है, जिसमें से बिरसा मुंडा एक शिक्षित आदिवासी, और उन्होंने मतलब एक क्रांति का काम किया, और इनको आदिवासी लोग अपना भगवान भी मानते हैं। जैसे कि अंबेडकर को दलित लोग उनकी पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, उसी प्रकार से बिरसा मुंडा की पूजा की जाती है आदिवासी लोगों के द्वारा, विशेषकर झारखंड और उत्तर पूर्व के आदिवासी इलाकों में, क्योंकि झारखंड में ही बिरसा मुंडा जो थे वहाँ पे रहते थे। तब से लेकर आज तक अंग्रेजी और हिंदी, बांग्ला, ओडिया, असमी, मराठी आदि अन्य भारतीय भाषाओं में आदिवासी साहित्य लेखन निरंतर प्रगति पर है, और हर वर्ष 100 से अधिक आदिवासी रचित पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है। एक मिनट, मैं एक और देखिए, नारीवादी स्त्री विमर्श यह विचारधारा या आंदोलन है जो पुरुष व नारी के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए नारियों को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करता है। प्रभा खेतान की जो रचनाएं हैं, प्रभा खेतान एक सक्रिय नारीवादी आंदोलन से जुड़ी रचनाकार मानी जाती है, और उनकी जो रचनाएं हैं, उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं 2003 की है, बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ, भूमंडलीकरण और स्त्री के प्रश्न आदि इनकी प्रमुख रचनाएं देख सकते हैं प्रभा खेतान की। और मानसवी इंदौर में प्रकाशित हुई। देखिए, ये पत्रिका का नाम है, मानसवी इंदौर में प्रकाशित हुई, अतः सही उत्तर विकल्प 4 इंदौर है। और देखिए, ये जो पत्रिका है मनस्वी स्त्री विमर्श पर आधारित हिंदी की एक मासिक पत्रिका है। मनस्वी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इंदौर में प्रकाशित हुई थी। नारी विमर्श से जुड़ी पत्रिका है और एक मासिक पत्रिका है, तो ये पूछा जा सकता है। और देखिए, पत्रिका वह नियतकालीन कृति है जो मुख्यतः साप्ताहिक होती है, जिसमें विचारात्मक प्रधान होता है। पत्रिकाओं का प्रकाशन एक दिवसीय से लेकर साप्ताहिक भी होता है। और देखिए, दलित चेतना की पहचान सूर्य नारायण रण सुबह की रचना है। जो दलित चेतना की पहचान इनकी रचना है। और देखिए, सूर्य नारायण रण सुबह प्रमुख रचनाएं इनकी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दलित चेतना की पहचान 2013 ईस्वी की है। और देखें हम तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रमुख रचनाकार, दलित साहित्य, अनुभव, संघर्ष और यथार्थ। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक रचना जूठन, जो कि इनकी आत्मकथा है, बहुत पूछा जाता है। और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वह बहुत ही ज़्यादा मतलब एक विख्यात दलित साहित्यकार है, और इनकी जो जूठन रचना है, जो कि आत्मकथा है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी इन्हीं की रचना है। कृष्णदत्त पालीवाल, प्रमुख रचनाएं इनकी है। दलित साहित्य, बुनियादी सरोकार, उत्तर आधुनिकतावाद और दलित साहित्य। और देखिए, कंवर भारती एक मोची का बेटा है, जिनका जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की झुग्गियों में हुआ है। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने दलितों की खेदजनक स्थिति को उजागर करने के लिए कविता और लेख लिखना शुरू कर दिया था। अपनी स्नातक की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए भारतीय हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र सहकारी युग के स्तंभकार बन गए। इनकी रचनाएं अगर हम देखें
तो दलित विमर्श की भूमिका जो कि 2002 की है, डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध क्यों बने, और लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल, डॉक्टर अंबेडकर एक पुनर्मूल्यांकन, दलित धर्म की अवधारणा। तो ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हमें देखने को मिलती है। और देखिए प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें, दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष और यथार्थ 2013 ईस्वी की है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कृष्णदत्त पालीवाल की रचनाएं देखते हैं तो दलित साहित्य, बुनियादी सरोकार, उत्तर आधुनिकतावाद और दलित साहित्य जो है इनकी रचना है कृष्णदत्त पालीवाल की। और देखिए डॉक्टर धर्मवीर, ये धर्मवीर भारती नहीं है, डॉक्टर धर्मवीर हैं। तो प्रमुख रचनाएं इनकी हैं डॉक्टर अंबेडकर के प्रशासनिक विचार, मातृसत्ता, पितृसत्ता और जार सत्ता, कामसूत्र की संतानें, तीन द्विज हिंदू स्त्रीलिंगों का चिंतन, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, थेरी गाथा, स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर, दलित सिविल कानून, दूसरों की जूतियां, दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। ये पूछी नहीं जाएंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयर है, फिर भी देख लेते हैं एक नज़र। और देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, हाँ इनसे पूछा जाएगा 100%, तो इनको याद कर लीजिए। प्रमुख रचनाएं इनकी है दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष और यथार्थ, 2013 ईस्वी की है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इनकी ही रचना है। मीरा गौतम, प्रमुख रचना गुरु रविदास, वाणी एवं महत्व। तो ये भी मतलब देख लो एक नज़र, ताकि मतलब आ जाए तो कर लेंगे। जॉक देरिदा, जन्म 1930 में हुआ और मृत्यु इनके 2004 ईस्वी में, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। जॉक देरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक थे। यह पूछा जाता है कि जो विखंडनवाद है वह किसका दर्शन है, तो जॉक देरिदा का दर्शन है विखंडनवाद। इनकी रचना है स्पीच एंड फेनोमिना 1967 की, द एंड ऑफ मैन और राइटिंग एंड डिफरेंस, राइट टू फिलोसफी 1990 की है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967 ईस्वी की रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए जियो बोद्रिला उत्तर आधुनिकता के एक और पक्ष को सामने लाता है। यह पक्ष संप्रेषण की प्रकृति से जुड़ा है। आधुनिक काल से पहले प्रतीकों के माध्यम से दो व्यक्ति आमने सामने अपनी बात संप्रेषित करते थे। इसका स्थान आधुनिक काल में पहले मुद्रण माध्यमों ने ले लिया। अब संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों से बिंबों के माध्यम से किया जाता है। और देखिए एडलर जो है 1870 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनकी मृत्यु हुई। एडलर के मनोविज्ञान में लिबिडो अथवा कामवृत्ति से अधिक महत्व अहम को दिया गया है। उनका मत है कि फ्रायड कामवृत्ति को अनावश्यक महत्व देते हैं। कामवृत्ति के अतिरिक्त अहम की मांग भी मानसिक स्नायविक रोगों का मूल कारण हो सकता है। मतलब जो फ्रायड है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स को मतलब मेन मानते हैं, लेकिन जो एडलर है वह अहम को, मतलब जो हमारे अंदर अहम होता है ईगो, उसको मानते हैं। एडलर के मनोविज्ञान में आत्म स्थापन की प्रवृत्ति ही प्रमुख है, कामवृत्ति नहीं है। एक मिनट।